हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आपका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पेज संख्या 169 का जो एक अंतिम प्रश्न पिछली कक्षा में भूलवश रह गया था उस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखें प्रश्न संख्या 3 पेज संख्या 169। ठीक है, क्या लिखा गया है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? 25 जूल है। ठीक है, यानी ये कोई समझ लीजिए वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और इसका जो वेग है वो वेग कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकंड। यदि इस वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? और यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी पहली स्थिति में वेग 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, दूसरी में बता दिया है इसका दुगुना करना है तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, और तीसरी स्थिति में कितना करना है? 3 गुना, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन तीनों स्थितियों में हमें गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। जबकि पहली स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वो कितनी दी हुई है? 25 जूल। ठीक है, तो देखें पहले दिया क्या गया है हम वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। देखें तो हमारे पास दिया गया है v बराबर 5 मीटर पर सेकंड, यानी अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकंड। फिर देखें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? गतिज ऊर्जा वो दी हुई है 25 जूल। ठीक है, अब हमारे पास अभी क्या नहीं है? देखो द्रव्यमान नहीं है, तो सर्वप्रथम हम क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है और जो वस्तु का द्रव्यमान है उनके बीच में क्या संबंध होता है? तो आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब देखें तो गतिज ऊर्जा हमारे पास कितनी दी हुई है प्रश्न में? 25 जूल। 1/2 द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो ऐसा का ऐसा v² यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 25 बराबर 1/2 गुणा m गुणा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब देखो 25 से 25 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और m बराबर ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2 किलोग्राम। ठीक है, यानी द्रव्यमान हमारे पास कितना आया? 2 किलोग्राम आ गया द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाया और किसकी गणना की? द्रव्यमान की गणना कर दी। अब देखें दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है कि जब वेग दुगुना हो जाए, तो यहाँ से देखो हमारे पास m कितना आ गया? m आ गया 2 kg, द्रव्यमान आ गया अभी। अब हम क्या करेंगे? तो द्रव्यमान आ गया, वेग भी है हमारे पास, तो हमें किसकी गणना करनी है? हमें गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 ऐसा का ऐसा, m कितना है? 2, और v² यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 से 2 कट जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो यानी कि जब वेग को हम दुगुना कर देंगे तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा का मान है वो कितना हो जाएगा? 100 जूल। कितना हो जाएगा? 100 जूल। ठीक है, फिर देखें तीसरी स्थिति क्या लिखी हुई है? वेग 3 गुना कर दिया गया है और द्रव्यमान अभी कितना है हमारे पास? 2 किलोग्राम है। तो इस स्थिति में भी हमें क्या करनी है? हमें गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो फिर से सूत्र लगा देंगे 1/2 mv²। तो देखें 1/2 m की जगह 2, v² की जगह 15 का स्क्वायर। 2 से 2 देखो कट जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 जूल। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमने सबसे पहले क्या किया? हमारे पास वेग दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा दी गई थी 25 जूल। तो सर्वप्रथम हमने किसकी गणना की? द्रव्यमान की गणना की। जब हमारे पास द्रव्यमान आ गया, फिर हमने दूसरी स्थिति दी गई थी कि वेग को दुगुना कर दे, तो वेग पहले 5 था, हमने दुगुना कर दिया कितना? 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमारे पास द्रव्यमान आया हुआ है m का मान 2 किलोग्राम। हमें गतिज ऊर्जा की गणना करनी थी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²।
तो इस सूत्र का उपयोग किया, हमने v की जगह कितना रख दिया 10 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें गतिज ऊर्जा कितनी मिली 100 जूल। फिर हमें तीसरी स्थिति दी गई थी कि वेग को हमें 3 गुना करना है, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम। फिर से हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाया और हमने हल किया तो हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी आ गई 225 जूल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें, आगे हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए प्रश्न हल किया हुआ है। आगे हम अभ्यास प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पेज संख्या 169 का एक प्रश्न था जो पिछले 6 से रख गया था भूल कारण। तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या दिया गया है अभ्यास प्रश्न। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से पढ़िए और अपने कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। यानी हमें कुछ स्थितियाँ दी गई है और हमें बताना है कि क्या इन स्थितियों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। ठीक है, सबसे पहली स्थिति देखें। सुमा एक तालाब में तैर रही है। सुमा नाम की कोई लड़की है, वो एक तालाब में तैर रही है। तो क्या इस स्थिति में कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो देखें, जब कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर या तालाब में तैर रहा होता है तो वह अपने हाथों से पीछे की ओर क्या करता है बल लगाता है, तब वह आगे की ओर क्या करता है गति करता है। ठीक है, तो इस समय कार्य तो हो रहा है, लेकिन कैसा कार्य हो रहा है ऋणात्मक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बल पीछे की ओर लगा रहा है और गति आगे की ओर कर रहा है, यानी विस्थापन उसमें आगे की ओर हो रहा है। यानी बल और विस्थापन की जो दिशा है वो समान नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ इस स्थिति में कार्य तो हो रहा है, लेकिन कैसा कार्य है ऋणात्मक कार्य है। क्यों? क्योंकि जो सुमा नाम की लड़की है वो अपने हाथों से आगे की ओर बढ़ रही होगी, यानी गति तो किसकी तरफ कर रही है इस तरफ, लेकिन अपने हाथों से जो बल लगा रही है वो किसकी तरफ लगा रही है पानी को पीछे की तरफ धकेल रही है। तो ठीक है, तो बल देखो इस तरफ लग रहा है पीछे वाली दिशा में, और विस्थापन कैसा हो रहा है आगे की तरफ दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में है। इस कारण यहाँ पर किया गया जो कार्य है W = F × S, तो यहाँ पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है और गति भी विपरीत दिशा में हो रही है। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। अब देखें, एक गधा है उसकी पीठ पर बोझा लदा हो गया है, तो क्या उस स्थिति में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए कार्य के लिए 2 शर्तें जरूरी है। पहला उस पर बल लगना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए विस्थापन। अगर एक गधे की पीठ पर बोझा रखा गया है तो उस स्थिति में बल तो लग रहा है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है नीचे की ओर, लेकिन उसके द्वारा विस्थापन नहीं किया जा रहा। ठीक है, इस कारण से ठीक है अगर वो चल भी रहा है, ठीक है हमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो गति कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अगर गति कर भी रहा है तो देखो सामान अगर पीठ पर ऐसे रखा गया है तो गुरुत्वाकर्षण बल इस दिशा में लगेगा और विस्थापन कैसे होगा क्षैतिज दिशा में। इस स्थिति में इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। और जब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है 0 होता है। तो इस स्थिति में कुछ भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, गधे की पीठ पर यह बोझ रखा गया है तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा नीचे की ओर, और ये गधा गति कैसे करेगा क्षैतिज दिशा में। जब हमने पढ़ा था कि जब गुरुत्वाकर्षण बल और लगने वाला बल और विस्थापन इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, यानी एक दूसरे के लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि W = होता है FS cos थीटा, और cos थीटा की जगह जब 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो cos 90 का मान कितना होता है 0। इस वजह से इस स्थिति में किया गया जो कार्य है वो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। आगे देखें तीसरा प्रश्न। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। एक पवन चक्की है वो किससे पानी उठा रही है कुएं से पानी उठा रही है। तो देखो इस स्थिति में क्या कार्य होगा या नहीं होगा। तो जैसे ये कुआं है तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो पानी की बाल्टी खींच रहा है वो किस दिशा में खींच रहा है ऊपर की ओर, यानी बल ऊपर की ओर लग रहा है, और विस्थापन भी बाल्टी किस तरफ विस्थापित हो रही है ऊपर की ओर। तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी इस दिशा में किया गया कार्य कैसा होगा धनात्मक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाल्टी को कुएं से ऊपर की ओर उठाने में बल भी ऊपर की ओर लग रहा है और विस्थापन भी ऊपर की ओर लग रहा है। इसी कारण हम कहते हैं कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो किया गया कार्य क्या होता है धनात्मक होता है। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए आगे। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है।
तो ये तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि जब हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर न तो कोई बल कार्य कर रहा है, यहाँ पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, और न ही किसी प्रकार का विस्थापन हो रहा है, तो कार्य किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा, यानी कार्य नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इस स्थिति में कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। आगे देखें, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ये तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि जो इंजन है वो बल भी आगे की तरफ लगाएगा, और रेल के जो डिब्बे हैं या जो इंजन है वो ट्रेन के डिब्बे वो कहाँ करेंगे? बल की दिशा में ही गति करेंगे। तो जब बल और विस्थापन की दिशा समान होगी तो किया गया कार्य भी कैसा होगा? धनात्मक होगा, और इस स्थिति में कार्य हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। भाई अनाज की दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, तो इससे हमें क्या लेना देना है? यहाँ पर न तो देखो किसी प्रकार का बल लग रहा है और न ही किसी प्रकार का विस्थापन हो रहा है, तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। आगे देखें, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण क्या है? गतिशील है। अब देखो, पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो अगर किसी वस्तु पर हवा इस तरफ बल लगा रही है तो वस्तु भी किस तरफ? इसी तरफ गति करेगी, है ना। अगर बल पीछे से लग रहा है तो वो आगे की तरफ गति करेगी, तो जिस दिशा में बल लगेगा उस हवा के कारण वो वस्तु भी उसी दिशा में गति करेगी, तो इस दिशा में किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कौन सी स्थिति में कार्य हो रहा है और कौन सी स्थिति में नहीं हो रहा। तो हमें देखो, कार्य के लिए हमने अध्याय के दौरान भी व्याख्या की थी कि कार्य कब किया जाता है। पहला, जब बल लग रहा हो, दूसरा क्या होना चाहिए? विस्थापन। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है, अगर बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है तो कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है, फिर हमने इसमें अंदर कार्य के 3 प्रकार पढ़े थे। एक धनात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो वो धनात्मक कार्य होता है, पॉजिटिव। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो ऋणात्मक कार्य होता है, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्यरत होते हैं उस स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें, प्रश्न संख्या 2। तो ये यही व्याख्या की गई है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आगे प्रश्न संख्या 2, क्या लिखा गया है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पिंड है। अब यहाँ पृथ्वी से इस पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया है। ये वक्र पथ पर गति कर रहा है। देखो, ये वक्राकार मार्ग पर गति कर रहा है, यानी एक वक्राकार पथ पर गति कर रहा है, और वापस धरती पर आ जाता है। और वापस कहाँ आ जाता है? धरती पर आ जाता है। ठीक है, पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखो, समझो प्रश्न को पहले। ये पृथ्वी है, यहाँ से किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया। ये ऊपर की तरफ एक वक्राकार मार्ग में गति करता है, और फिर गति करने के बाद ये वापस धरती पर आ जाता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या बोला है? क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, यानी ऐसे कुछ गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में। ठीक है, ऐसे क्षैतिज दिशा में वक्राकार मार्ग में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और इसका जो क्षैतिज मार्ग है उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या है? समान है, यानी एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बल किस तरफ लग रहा है? ऊपर की ओर। और विस्थापन कैसे हो रहा है? इस तरफ। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है? देखो, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसका विस्थापन क्या है? क्षैतिज दिशा में है, जबकि जो गुरुत्वीय बल है वो गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे होते हैं तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि हमारे पास सूत्र देखो क्या होता है? F = Fs, W = Fs cos थीटा। ठीक है, तो बल Fs गुणा cos, यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ पर 0 रख देंगे और 0 का इनके साथ गुणा होगा तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आपको आया होगा। यही बात देखो आगे लिखी गई है कि पिंड वापस धरती पर आ जाता है, और इसका विस्थापन कौन सी दिशा में है? क्षैतिज दिशा में। जबकि जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। और यदि बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अतः यहाँ पर जो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है वो कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा गया है, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक बैटरी से बल्ब जल रहा है, ये बैटरी है। ठीक है, ये समझ लीजिए तार है, और ये क्या जल रहा है? बल्ब।
तो हमें बताना है कि इस पूरे प्रक्रम में कौन कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो देखो सबसे पहले बैटरी में कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि केमिकल भरा होगा तो इसमें केमिकल एनर्जी होगी। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा। वो सबसे पहले किस में बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा सबसे पहले बल्ब जलने के लिए क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा, तो सबसे पहले वो किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सबसे पहले विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। फिर विद्युत ऊर्जा से बल्ब जल रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, ताप उत्पन्न हो रहा है, ताप ऊर्जा। ठीक है, और ताप से क्या हो रहा है भाई, विद्युत ऊर्जा से जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसमें ताप उत्पन्न हो रहा है, और उस ताप ऊर्जा के कारण क्या हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो किस में बदलेगी, प्रकाश ऊर्जा में। फिर से सुनो, सबसे पहले क्या है, बैटरी में क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है एनोड और कैथोड पर। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ से करंट किस में जाएगा, बल्ब में। जब करंट बल्ब में जाएगा तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म होगा, गर्म होने के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ताप ऊर्जा, और उस फिलामेंट के गर्म आने के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश होगा। तो ताप उस ऊर्जा किस में बदलेगी, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा बैटरी की किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा के कारण बल्ब होता है, और बल्ब में कौन सी उत्पन्न होती है, ताप ऊर्जा, और फिर ताप उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश। तो ताप ऊर्जा किस में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 4। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर कोई बल लग रहा है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है, m बराबर दिया हुआ है 20 किलोग्राम। ठीक है, इसका वेग कितना था, इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 5। ठीक है, इसका आरंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 5। u बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर इसका द्रव्यमान तो अभी 20 किलोग्राम है, और इसका वेग, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो बल लग रहा है जिसके कारण इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो उस बल की गणना करनी है कि ये बल कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर किए गए कार्य की गणना करनी है कि यहाँ पर इस बल के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण से इस वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ठीक है, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले दिया क्या गया है, ये हम लिख लेते हैं। m बराबर दिया हुआ है 20 किलोग्राम द्रव्यमान। ठीक है, u प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, v बराबर 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। बल द्वारा, क्योंकि इसमें गति में जो परिवर्तन हो रहा है, पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो इसकी जो गति है उस गति में परिवर्तन हो रहा है, और इसके कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा में कमी या ज़्यादा हो रहा है। तो गतिज ऊर्जा पहले ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड कम हो रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, कम उत्पन्न हो रही है। तो बल द्वारा किया गया जो कार्य है, बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यहाँ से देखो 1/2 m कॉमन ले लो, क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m द्रव्यमान कितना है हमारे पास, 20 किलोग्राम, फिर v स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखो इसको हल करो, तो 2 से देखो 20 को काट दो 10 बार, तो ये आ गया 10, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर देखो 10, 4 में से 25 जाएगा, माइनस का 21 यानी कि माइनस का 210 जूल। कितना आ गया उत्तर,
माइनस का 210 जूल, यानी यहाँ पर जो किया गया कार्य है बल के द्वारा वो कैसा होगा, वो ऋणात्मक कार्य होगा। क्यों ऋणात्मक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बल जो को गति इस दिशा में हो रही है वस्तु की, लेकिन बल इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, यानी पीछे की ओर कार्य कर रहा होगा बल। ठीक है ना, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे की ओर जा रही होती है, ब्रेक उसको पीछे की ओर रोकने का काम करता है। तो बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा था, गति इस दिशा में हो रही थी, तो दोनों की दिशा विपरीत है। इसी कारण जो यहाँ पर किया गया कार्य है वो गाड़ी को रोकने के लिए किया गया कार्य कैसा होगा, माइनस का 210 जूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया कार्य विपरीत दिशा में लग रहा है, इस कारण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 5। तो ये इसका हल लिखा हुआ है, देखो माइनस का 210 जूल आ रहा है। आगे प्रश्न संख्या 5 देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर बिंदु ए पर रखा है। ये मेज है यहाँ पर, ठीक है, ये मेज की सतह है, किसकी, मेज की। ठीक है, ये पिंड है, ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी है। ठीक है, ये भी पिंड है। कितने किलोग्राम का है, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम। कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम। इसे बिंदु ए पर रखा है, इसे बिंदु बी तक लाया जाता है, ए से बी तक लाया जाता है। समझ लीजिए विस्थापन कितना एस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा कैसी है, क्षैतिज रेखा है, तो हमने क्षैतिज रेखा बनाई दी है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब जब गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ऊर्ध्वाधर, जबकि वस्तु कैसे कर रही है, क्षैतिज दिशा में। तो यहाँ पर देखो विस्थापन, तो विस्थापन तो ऐसे हो रहा है, लेकिन बल कैसे लग रहा है, गुरुत्व बल तो ऐसे लग रहा है। यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्यरत होते हैं, तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य क्या होता है, इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ये तो हम जानते ही है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, कितना होता है, शून्य होता है। कहाँ से, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा से। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 90 का मान 0, और 0 का जब इससे गुणा हो जाएगा तो कार्य बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यही बात लिखी गई है कि तथा ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा कैसी है, क्षैतिज, और इसका विस्थापन किसी दिशा में, क्षैतिज दिशा में। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। और हम जानते हैं कि जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत कार्यरत होते हैं तो इस स्थिति में कार्य कितना होता है, शून्य होता है। अतः यहाँ पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 देखें। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। तो देखिए, जब हमने अध्याय की व्याख्या की थी तब हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हमने पढ़ा था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार उसकी जो कुल ऊर्जा है वो सदैव क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, इस स्थिति में जो कुल ऊर्जा होती है, वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये इसकी चर्चा हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी की थी। देखें, जैसे मैं उदाहरण के जरिए समझा रहा हूँ, ये कोई बॉल थी, समझ लीजिए इस स्थिति में ऊर्जा कितनी थी, स्थितिज ऊर्जा 20 जूल थी, गतिज ऊर्जा कितनी थी, 0। कुल ऊर्जा कितनी होगी, 20 जूल, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जब ये ऊपर से नीचे की ओर आई तो हम जानते हैं कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई में कमी होगी, और ऊंचाई में कमी होने के कारण स्थितिज ऊर्जा कम होगी, जबकि गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों, देखो ये भी बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। तो देखो, जब वस्तु ऊपर से गति करते हुए नीचे आएगी तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कम होगी, और जब ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो देखो फिर हम नीचे आए, स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई, 15 जूल, गतिज ऊर्जा कितनी हुई, 5 जूल, लेकिन फिर भी कुल ऊर्जा कितनी हुई है, 20 जूल की 20 जूल है। इसी तरह जब हम और नीचे आए तो ऊंचाई कम होने के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 10 जूल, गतिज ऊर्जा कितनी हुई, 10 जूल, कुल योग कितना हो गया, 20 जूल। फिर हम और नीचे आए तो स्थितिज ऊर्जा 5 जूल, गतिज ऊर्जा बढ़कर कितनी होगी, 15 जूल, दोनों का कुल योग कितना हुआ, 20 जूल।
फिर हम और नीचे आए, जब सतह पर पहुंच गए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0, क्योंकि h का मान कितना हो जाएगा? 0। और वेग क्या होगा? वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अधिकतम। लेकिन कुल योग कितना है देखो, 20 जूल। इसका मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर आती है तो स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, सही बात है, ठीक है। लेकिन ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी, और वो सदैव कैसे होगी? संरक्षित होगी। उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, और दोनों का जो कुल योग है वो सदैव कैसा रहेगा? नियत रहेगा। जैसे हमने उदाहरण में भी देखा, देखो इधर भी 20 जूल है, 20 जूल 20 जूल 20 जूल और 20 जूल, यानी कुल ऊर्जा सदैव क्या रहती है? नियत रहती है। तो इस कारण से जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है? नियत रहती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो वही बात लिखी गई है कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जिस मात्रा में कम होती है उसी मात्रा में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अतः उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या रहती है? संरक्षित रहती है। इस प्रकार यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती। और कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और ये कुल मान सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। अगर एक में कमी हो रही है तो दूसरे में क्या होगी? वृद्धि होगी। और इस कारण से किसी भी पिंड या निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। चलिए आगे देखें। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, ये हमें बताना है कि जब एक व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो देखो, जब व्यक्ति साइकिल पर बैठेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। क्यों? उसकी एक विशेष स्थिति होगी, तो सबसे पहले कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। जब स्थितिज ऊर्जा होगी फिर वो किस में बदलेगी? पेशीय ऊर्जा में, ठीक है। वो मांसपेशियों का उपयोग करेगा साइकिल को चलाने में, तो कौन सी ऊर्जा लगेगी? पेशीय ऊर्जा। फिर पेशीय ऊर्जा किस में बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। कुछ समय के लिए जब वो साइकिल को चलाने की कोशिश करेगा तो एक विशेष स्थिति भी बनेगी, तो उस समय विशेष स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जब वो स्थिति के कारण गति करना प्रारंभ करेगी तो उस दौरान कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा। तो पेशीय ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बनेगी? यांत्रिक ऊर्जा। और जब यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत उसकी गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो यांत्रिक ऊर्जा पूर्ण रूप से किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और फिर साइकिल क्या होगी? गति करने लग जाएगी। देखो फिर से समझो, जब व्यक्ति पहली बार साइकिल पर बैठेगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि एक विशेष स्थिति होगी उसकी, तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। फिर वो मांसपेशियों का उपयोग करेगा ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, तो अपने शरीर का उपयोग करेगा, यानी पेशीय ऊर्जा लगेगी। फिर वो पेशीय ऊर्जा किस में बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा शामिल होगी? एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा शामिल होगी, क्योंकि एक विशेष स्थिति बनेगी और फिर वो अपने पैरों की सहायता से पेंडल को मारने की कोशिश करेगा। और जब यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, जब वो पेंडल्स पर अपने पैरों की सहायता से बल लगाएगा तो पैर भी गतिशील अवस्था में आ जाएंगे, और गति के कारण वो पेंडल भी गतिशील अवस्था में आ जाएंगे, और पेंडल के घूमने के कारण उसके टायर भी क्या होंगे? गति करने लगेंगे। तो फिर यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और आपकी साइकिल क्या होगी? चलने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 8। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की ऊर्जा कहाँ चली जाती है? देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखो चित्र दिख रहा होगा, एक व्यक्ति एक बहुत बड़ी चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि वो हिला तो नहीं पाएगा, असफल हो जाएगा, लेकिन इस अवस्था में आप थक तो जाते हो, और जब थक जा रहे हो इसका मतलब आप में ऊर्जा की कमी हो रही है। तो वो ऊर्जा जाती कहाँ है आके? अगर वो चट्टान नहीं हिल रही तो आपके शरीर की ऊर्जा कहाँ जाती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, तो ये सब क्या लिखा हुआ है, क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है। वो ऊर्जा नष्ट होकर कहाँ जाती है वो हमें समझना है। तो हम कहेंगे कि इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है। अब क्यों नहीं होता वो समझो। देखो,
तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि जब हम अपनी सारी शक्ति लगाकर, ठीक है, सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को हिलाने में असफल रहते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण तो नहीं होता, क्योंकि चट्टान को धकेलते समय हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, तन जाती है, उनमें तनाव उत्पन्न होता है। जब हम जोर से धक्का देंगे सामने की तरफ तो क्या होगा, उसमें हमारी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होगा और इन पेशियों में रक्त संचार भी बढ़ जाता है। पेशियों में जो रक्त के प्रवाह की दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और पेशियों में इन परिवर्तनों से पर्याप्त ऊर्जा का क्या होता है, व्यय होता है। यानी जब पेशियां इस तरह से कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करती है तो इस स्थिति में पेशियां क्या करती है, ऊर्जा का उपयोग करती है। और हमारी जो ऊर्जा है वो इन्हीं मांसपेशियों की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाविधि है उन क्रियाविधियों में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और हमें क्या महसूस होता है, हमें थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, फिर से देखो एक बार कि जब हम एक बड़ी चट्टान को धकेलने की कोशिश करते हैं सामने की तरफ, ठीक है, तो इस स्थिति में वो चट्टान तो नहीं हिल पाती क्योंकि उसका द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा है और आप इतना बल नहीं लगा सकते, तो आप चट्टान को हिलाने में तो क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि क्या इस स्थिति में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो हम कहेंगे कि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम थकान तो महसूस करते हैं, तो फिर वो थकान क्यों आती है, हमारे शरीर की ऊर्जा कहाँ गई फिर। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में जब हम धक्का देने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, तन जाती है, यानी उनमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। इन तनाव के कारण पेशियों में क्या होता है, जो रक्त के प्रवाह की दर है, जो रक्त संचार है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इस क्रियाविधि में हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसी कारण से हम चट्टान को धकेलने में असफल हो जाते हैं, उसको नहीं धकेल पाते, फिर भी हम थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो इन मांसपेशियों के द्वारा उपयोग में ला ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 देखें। किसी घर में एक महीने की ऊर्जा 250 यूनिट व्यय हुई है एक महीने में, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। ठीक है, हमें मान किस में दिया हुआ है, यूनिट में, कि एक घर की जो बिजली यूनिट है वो एक घर की एक महीने में कितना खर्च होता है, 250 यूनिट। तो बोल रहा है इस ऊर्जा का मान यानी 250 जो यूनिट है इसका जूल में मान कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, तो एक यूनिट का जो मान होता है बच्चों वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। कितना होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये किसका मान होता है, एक यूनिट का। ठीक है, तो 250 यूनिट कितना हो जाएगा, 250 का इससे गुणा कर देंगे तो 250 क्या दिया हुआ है, यूनिट। यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, एक यूनिट के मान से, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ कितना लगा दिया 10, ये जीरो से जीरो कट गया, 36 गुणा 25 ये कितना होता है 900, 36 गुणा 25 कितना होता है 900 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, अब 900 की ये 2 जीरो इसके साथ जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 100 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब देखो ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 6 है, जब जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 8। तो 250 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 9 गुणा 10 की घात 8 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 250 यूनिट का जो मान है वो 9 गुणा 10 की घात 8 यूनिट के बराबर होता है, 8 जूल के बराबर होता है, क्योंकि एक यूनिट का मान कितना होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इसको हम क्या किया, हमने 250 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो जो ऊर्जा आई वो किस में हमें मिली, जूल में, 9 गुणा 10 की घात 8। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल सरल था, केवल हमने गुणा किया है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 10। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। यानी सबसे पहले हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तब तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। देखो ये 40 किलोग्राम द्रव्यमान है इसका, पिंड का कितना 40। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई है, h बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, इसको पहले ऊपर की ओर उठाया जाता है, तो बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा का कितना सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे m, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम,
एच यानी ऊंचाई कितनी दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पर जी का मान कितना दिया हुआ है 10, जी का मान दिया हुआ है 10। तो इस स्थितिज ऊर्जा क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र क्या होता है एम जी एच। देखो एम कितना दिया हुआ है 40, जी कितना दिया हुआ है 10, एच कितना दिया हुआ है 50, गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 के पीछे 3 जीरो, कितना हो जाएगा 2000 जूल। इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है पहली स्थिति में, इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया हमारे पास 2000 जूल। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। अब आगे बोल रहा है यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, ये पिंड था, इसका द्रव्यमान भी कितना है 40 किलोग्राम। अब ये ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, तो बोल रहा है जब ठीक आधे रास्ते पर हो, आधे रास्ते का मतलब क्या है, टोटल दूरी 5 मीटर है, तो अब की बार कितनी हो जाएगी h बराबर 2.5 मीटर, टोटल 5 है तो आधी कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसकी हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। क्या करनी है, गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, तो अब हम देखो इस स्थिति में अब हमारे पास वेग तो है नहीं, तो हम 1/2 mv² का सूत्र तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारे इस स्थिति में हम यांत्रिक ऊर्जा की गणना करेंगे। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गया यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो हम पहले स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और फिर गतिज ऊर्जा निकाल देंगे। और कुल ऊर्जा का मान हमारे पास दिया हुआ है, कुल ऊर्जा हमारे पास कितनी आई है अभी 2000 जूल। ठीक है, चले तो दूसरी स्थिति हम देख लेता हूं मैं यहाँ पर बी, जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसको हम h1 मान लेते हैं। ये देखो पहले पूरी 5 थी तो आधी कितनी हो जाएगी h1 मान लिया, हो गई आधी मतलब 2.5 मीटर। ठीक है, अब इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी m गुणा जी गुणा h, h1 की जगह अब की बार h1। ठीक है, h की जगह h1। तो देखो m कितना है हमारे पास 40 है, g कितना है 10 है, h1 कितना है 2.5 है। तो यहाँ पर पूरा देखो जो 5 था तो यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर 5 मीटर है। ठीक है, सॉरी 50 नहीं 5 है, गलती से लिख दिया, कितना था 5, तो यहाँ पर कितना 2.5, तो जब 5 था तो 2000 आया, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, 2000 का आधा कितना हो जाएगा 1000 जूल। दूसरी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी आई 1000 जूल। ठीक है, अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी थी, तो देखो कुल ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो देखो कुल ऊर्जा कितनी आई पहली स्थिति में 2000 जूल। फिर दूसरी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी आई 1000 जूल प्लस गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा को ऐसा का ऐसा रखा, तो ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 2000 माइनस 1000 तो बराबर कितना हो जाएगा 1000 जूल। ठीक है, देखो फिर से समझो प्रश्न को, बिल्कुल सरल है। हमें एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, इसको पहले ऊपर ले जाया गया है, कितनी ऊंचाई पर 5 मीटर की ऊंचाई पर। तो हमें इस स्थिति में सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है mgh, m भी दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, सूत्र में रख दिया, कितना आ गया 2000 जूल। ठीक, पहली स्थिति। अब बोल रहा है कि इस पिंड को जब ऊपर से नीचे की ओर लाया जाता है, लेकिन कितनी दूरी, आधी दूरी, तो पहले पूरी कितनी थी 5, आधी कितनी होगी 2.5। तो बोला इस स्थिति में हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv², लेकिन वेग तो है नहीं तो हम उस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा होगी या कुल ऊर्जा वो किससे मिलकर बनी होगी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा से, और कुल ऊर्जा हमारे पास है 2000 जूल। फिर दूसरी स्थिति के हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा निकाल देते हैं। तो ऊंचाई अब की बार हमने कितनी लिखी 2.5, बाकी m का मान द्रव्यमान 40 दिया ही गया था, g का मान 10 दिया था, तो दूसरी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितनी आई हमारे पास 1000 जूल। फिर हमने सूत्र लगा दिया, कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा 1000 आई थी, कुल ऊर्जा 2000 आई थी, दोनों को रख दिया और यहाँ से गतिज ऊर्जा निकाल दी, कितनी आ गई हमारे पास 1000 जूल। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब पिंड आधे रास्ते में होगा तो इस समय जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 1000 जूल होगी। ठीक है, आगे प्रश्न देखें, तो यही हल किया गया है। देखो आगे प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए
किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। देखो, ये पृथ्वी के चारों ओर कोई पिंड गति कर रहा है, ये उपग्रह है, ये पृथ्वी है। अब देखो, इस तरफ बल लग रहा है, विस्थापन इस तरफ हो रहा है। यहाँ पर देखो कैसी स्थिति बन रही है, लंबवत स्थिति बन रही है 90 डिग्री के कोण की। और हमने देखा था कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत कार्यरत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है ना। तो वही बात है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सरल है प्रश्न ये। तो फिर से देखो, वही लिखा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लग रहा है, जबकि वेग तथा विस्थापन स्पर्श रेखीय होता है। यानी कि देखो, ये वाला बल देखो कहाँ लग रहा है? केंद्र की ओर। ये स्पर्श रेखीय मतलब एक क्षैतिज दिशा में लग रहा है, इधर वर्त की स्पर्श रेखा में, एक सरल रेखा में कार्यरत हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक दूसरे के लंबवत है। हम जानते हैं कि यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो या लंब हो तो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अतः यहाँ पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ये प्रश्न 3-4 बार पूछा गया, सेम टू सेम, केवल अलग अलग स्थिति दी गई है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब देखो, फिर से समझा देता हूँ, जब बल यहाँ नीचे की ओर लग रहा हो F, ठीक है, और विस्थापन कैसे लग रहा हो? ऐसे क्षैतिज, इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, कितना? 90 डिग्री का, तो किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। कारण क्या है? W इक्वल टू होता है FS cos थीटा, ठीक है, FS cos थीटा। जब F गुणा S और जब थीटा की जगह 90 रख लोगे, cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। कितना होता है बच्चों? 0। इस कारण से जब F गुणा S गुणा 0 रखोगे और जब 0 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखें, प्रश्न संख्या 12। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए। इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों या अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। क्या बोल रहा है? देखो कि ये कोई पिंड है, इस पर बल नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये गति कर सकता है क्या इस दिशा में? अभी जिस, यानी इसने ये नहीं बोला कि कुछ बल लगा ही नहीं है, जिस समय ये गति कर रहा है उस समय बल नहीं लग रहा। देखो, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हमने देखो एक नियम पढ़ा था, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम, है ना। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। फिर से सुनो, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गति करती रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु पर आपने बल लगाकर छोड़ दिया है, जैसे साइकिल है, अब साइकिल पर आपने जोर से पैडल लगा के थोड़ी देर फिर आपने पैडल लगाना बंद कर दिया है, तो क्या साइकिल रुक जाएगी अचानक? नहीं रुकेगी, वो गति करती रहेगी। तो वहां ऐसा हो सकता है कि अगर किसी पिंड पर बल नहीं लग रहा हो लेकिन फिर भी वो विस्थापन कर सकती है। ठीक है, कब? जब आप उस पर आपने बल लगाकर छोड़ दिया है तो कुछ समय तक वो जड़त्व के नियमानुसार, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो कुछ समय तक वो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल लगा के आप उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर देते। ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु पर अगर कोई कार्यकारी बल नहीं लग रहा फिर भी वो गतिशील अवस्था में कुछ समय तक रह सकती है, लेकिन ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसी बात को देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अतः किसी गतिशील वस्तु में किसी कार्यकारी बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु में विस्थापन संभव है। ठीक है, यानी ऐसा हो सकता है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 13। कोई मनुष्य भूसे के गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है। देखो, एक व्यक्ति बना लेते हैं, ये व्यक्ति है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ भार रखा हुआ है, ये इसके सिर पर भार रखा हुआ है। ठीक है, ये कितने मिनट तक उठा के रखा है? 30 मिनट तक। तो क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। तो हमने देखा था कि कार्य के लिए क्या जरूरी है? बल जरूरी है और विस्थापन जरूरी है। तो देखो, इस पर बल तो लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, लेकिन क्या ये गति कर रहा है? क्या एक ही जगह तो खड़ा है। और जब विस्थापन नहीं हो रहा, अगर विस्थापन 0 हो जाएगा
तो W बराबर क्या हो जाएगा, F गुणा 0 यानी कि 0। और जब विस्थापन नहीं होगा तो क्या क्या कार्य कितना होगा, शून्य होगा। तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ पर क्या क्या कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा। चलिए, तो लिखो, लिखा गया नहीं क्योंकि गट्ठर में कोई विस्थापन नहीं है, तो उसने कुछ भी कार्य नहीं किया है। बिल्कुल सरल था। आगे देखें, प्रश्न संख्या 14। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वॉट है, 10 घंटे में ये कितनी ऊर्जा उपयोग में लाएगा। देखो, इसकी वैसे ये शक्ति वाला सवाल हट गया, लेकिन बता देता हूँ। यहाँ पर शक्ति यानी P दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 1500 वॉट। कितना दिया हुआ है, 1500 वॉट। समय कितना दिया हुआ है, 10 घंटे। कितना दिया हुआ है, 10 घंटे। अब देखो, सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। क्या होता है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, मतलब शक्ति बराबर ऊर्जा या कार्य बटे में समय। ऊर्जा या कार्य बटे में समय, ये सूत्र होता है हमारे पास। अब देखो, यहाँ पर शक्ति कितनी दी हुई है, 1500 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 1500। तो शक्ति की जगह रख दिया 1500। ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है या कार्य ज्ञात करना है। समय कितना दिया हुआ है, 10। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुणा 10, 1500 गुणा 10 यानी कि 15,000। 15,000 अब किस में आएगा, यह आएगा किलो वॉट में। ठीक है, सॉरी, वॉट घंटा में। वॉट शक्ति किसमें थी, वॉट में। समय किसमें था, घंटे में। तो किसमें आएगा, वॉट घंटे में। अब इसको हम किलो वॉट घंटे में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलो वॉट घंटा। ये आ जाएगा 15 किलो वॉट घंटा। अब इसको अगर हमें जूल में बदलना है, क्योंकि हमें ऊर्जा पूछा है या कार्य पूछा है, तो देखो, तो 15 जो किलो वाट घंटा है, जब हम इसको हम ऊर्जा में बदलेंगे, जूल में बदलेंगे, ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर कितना होता था, 3.6 गुणा 10 की घात 6 ये होता था। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर अगर समझने के लिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट बराबर। तो यहाँ पर 15 किलोवाट है, तो 15 का किससे, इससे हम गुणा कर देंगे, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, कितना आ जाएगा 10। 5 से काट लिया 2 बार, 5 से काट लिया 3 बार, ठीक है ना। 2 से काट दिया 18 बार, 18 दिया 54, 54 गुणा 10 की घात 6 जूल, है ना। और अगर लिखना चाहो तो 5.4 गुणा 10 की घात 7 जूल, ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति में किया गया कार्य हो जाएगा। देखो फिर से समझ लो, ये सिलेबस में नहीं है वैसे आपके 2021 के लिए, फिर भी देख लो। हमें यहाँ पर दी हुई थी शक्ति यानी P का मान दिया हुआ था और समय दिया हुआ था, तो P बराबर सूत्र होता है W अपॉन टी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कार्य या ऊर्जा निकालनी है। तो हमने सूत्र में मान रख दिया, P की जगह रख दिया देखो 1500, W की जगह W, T की जगह रख दिया 10। इसको हमने हल किया तो कितना आया, 15,000 वॉट घंटा। ठीक है, 15,000 वॉट घंटा, इसमें हमने 1000 का भाग दे दिया तो किसमें बदल गया, 15,000 किलो वॉट घंटे में। ठीक है, और 1 किलो वॉट घंटे का मतलब क्या होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 15 किलो वॉट घंटा का क्या मतलब होगा, 15 को हमने 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 5.4 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए आगे प्रश्न संख्या 15। जब हम किसी सरल लोलक की गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो ये दोलन करने लगता है। सही बात है कि जब आप इस जो गोलक है इसको पकड़कर यहाँ तक ए बिंदु पर लाके छोड़ दोगे किसी ऊंचाई पर, तो ये फिर क्या करेगा, दोलन करेगा, गति करेगा। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें पहले ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताना है, ठीक बात है। गोलक कुछ समय पश्चात विरामावस्था में क्यों आ जाता है, ये समझाना है। फिर अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, ये समझाना है। और क्या ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है, ये समझाना है। यानी इसमें टोटल 4 प्रश्न शामिल है। कितने, 4। देखो पहला प्रश्न क्या है कि हमें इसमें ऊर्जा कौन कौन सी परिवर्तन हो रहा है, यानी कौन कौन सी ऊर्जा किसमें बदल रही है, ऊर्जा परिवर्तनों की जानकारी लेनी है। फिर गोलक कुछ समय के बाद रुक क्यों जाता है, इसका उत्तर देना है। फिर इसकी ऊर्जा का आखिर होता क्यों है, ये ऊर्जा कहाँ जाती है, इसका जवाब देना है। और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है या नहीं करता, इसकी जानकारी देनी है। चलिए, तो इस बात को मैंने इसका उत्तर लिखा है, उसी से समझा देता हूं। देखो, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और बिंदु ए तथा बी पर ले जाकर छोड़ते हैं तो इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। और गतिज ऊर्जा कैसी होगी, शून्य। देखो फिर से यहाँ पर
जब यहाँ पर जाएगा, जब ऊंचाई अधिकतम होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, वो भी क्या होगी, अधिक होगी। और यहाँ पर भी ऊंचाई अधिक होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, वो कैसी होगी, वो बिल्कुल न्यून होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, न्यून, क्योंकि यहाँ पर वेग क्या होगा, वेग बहुत कम होगा ऊंचाई पर, है ना। तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी तो फिर ऊंचाई कम होगी, और ऊंचाई कम होगी तो वेग क्या होगा, गति करेगा तो वेग बढ़ेगा। तो जब वस्तु, जो ये गोलक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो तो घट रही होगी, जबकि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है ना। क्यों भाई, ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा तो घटेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो जब h में कमी होगी तो इस ऊर्जा में भी क्या होगी, कमी होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, है ना। तो इस स्थिति में ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कुल ऊर्जा सदैव क्या होगी, संरक्षित होगी। क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी की उतनी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। आ रहा है समझ में। और फिर ये कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है, तो इसलिए रुक रहा है क्योंकि जब ये वातावरण में गति करेगा तो इस पर हवा के द्वारा घर्षण बल लगाया जाएगा, और प्रकृति में अन्य प्रकार के जो बल हैं वो इस पर कार्य करेंगे। इस कारण कुछ समय बाद जब ये सारे बल का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इस स्थिति में इसकी गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो। तो देखो, अधिकतम ऊंचाई पर जब होता है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी क्योंकि ऊंचाई अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा कैसी होगी, शून्य होगी। इसकी इसी प्रकार जो कुल ऊर्जा वो क्या होगी, सुरक्षित रहती है। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी गतिज ऊर्जा में उतनी क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर जो मध्य स्थिति है, मध्य बिंदु, वहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि वहां पर वेग अधिकतम होगा, और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, शून्य होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर ऊंचाई क्या होगी, शून्य हो जाएगी, h का मान। इस प्रकार यहाँ पर भी कुल ऊर्जा क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। ठीक है। फिर अब वो रुक क्यों रहा है, उसका कारण देखो कि गति करते हुए लोलक पर हवा से क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, तथा उसकी यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे ताप तथा उष्मा ऊर्जा में भी क्या होती है, रूपांतरित होती है। क्योंकि जब वो गति करेगा जोर से तो धीरे धीरे उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें बदलेगी, ताप और उष्मा ऊर्जा में बदलेगी, जो उसकी गति को क्या करेंगे, कम करते रहेंगे। इसीलिए अंततः गोलक क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 16। जल्दी, क्लास काफी बड़ी हो गई है। एक m द्रव्यमान का पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि ये विराम अवस्था में आ जाए। समझो, देखो, m द्रव्यमान का पिंड है और ये नियत वेग v से गतिशील है। ठीक है, m द्रव्यमान का पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग हमें पता नहीं है कितना है, तो हम u मान लेते हैं। ठीक है। और v अंतिम वेग देखो कितना माना है कि विराम अवस्था में आ जाए, तो v का मान कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा, देखो कार्य करना है तो हम ऐसी स्थिति हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि वो गतिशील से विराम अवस्था में आ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। पहले गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद में कम होगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² माइनस u²। ठीक है, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये सूत्र आ गया। अब देखो 1/2 m की जगह m, v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस का 1/2 mu², है ना। तो यानी कि इस दिशा में जो किया गया कार्य है वो कैसा कार्य है, ऋणात्मक कार्य है। कैसा कार्य है, ऋणात्मक कार्य है। और कितना कार्य है, तो माइनस का 1/2 और mu² के बराबर है। ठीक है, आ गया समझ में। बिल्कुल सरल प्रश्न था, केवल हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाया, अंतिम वेग हमारे पास v दिया हुआ था, v की जगह 0 रख लिया, और u ऐसा का ऐसा। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि वो रुक रहा है, तो विस्थापन उसका ऐसे आगे की दिशा में हो रहा था, और आपने रोकने के लिए बल कैसे लगाया होगा, पीछे की दिशा में। तो इस कारण से यहाँ पर किया गया कार्य कैसा है, ऋणात्मक कार्य। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न भी बिल्कुल सरल था। आगे प्रश्न संख्या 17 देखें, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे
1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। सेम टू सेम अभी किया वैसा का वैसा। देखो कार का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, है ना। फिर स्पीड कितनी दी हुई है, तो u बराबर प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन हम सूत्र जो यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए 1000, 1 घंटे में कितनी मिनट होगी 60, सेकंड कितनी होगी 60। तो देखो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 6 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार। तो कितना हो गया 100/6, 100/6 इसका मतलब कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो रोकना है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v बराबर 0 मीटर पर सेकंड, है ना। अब यहाँ पर हमें कार्य की गणना करनी है, तो वही किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो 1/2 अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² प्रारंभिक ऊर्जा, ठीक है। फिर देखें यहां से 1/2 और m कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या v² माइनस u², ठीक है। अब देखो 1/2 m द्रव्यमान कितना दिया हुआ था अभी हमारे पास 1500, ये 1500 लिख दिया। v कितना है, v तो 0 है हमारे पास अंतिम वेग, तो 0 का स्क्वायर माइनस u² कितना आया 50/3 का स्क्वायर, है ना। तो देखो 1/2 गुणा 1500, फिर यहाँ पर देखो इसका माइनस आ जाएगा, ये आगे आ गया माइनस, गुणा 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 बटे में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, है ना। तो 2500/9। अब देखो इसको हमें हल करना है, तो 2 से काट दो 2500 को, कितना आ जाएगा 1250, है ना। फिर माइनस 1500 गुणा 1250 बटे में 9, इसको हमें हल करना है। तो देखो क्या कर लो 15 गुणा 125 कर लो, पीछे कितना लगा लो 1000 लगा लो, तो माइनस का 15 गुणा 125 गुणा 1000, क्योंकि 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो ये 1000 हो गया बटे में 9, ठीक है। तो देखो आप चाहे तो 9 से काट सकते हो और इसको फिर गुणा करना है, तो इसका जो मान आएगा लगभग वो आएगा माइनस का 20,000 और सॉरी 208, यानी कि 1 मिनट, इसको हल किया हुआ है मैंने यहाँ पर कॉपी में पहले से, ठीक है। तो ये देख लेता हूँ मैं 208 और 333.335, ठीक है, ये इतना आएगा इसका लगभग, ठीक है, यानी कि 2,08,333.335 जूल, ये इतना कार्य आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो प्रश्न बिल्कुल सरल था, केवल ये लास्ट में थोड़ी गणना हार्ड थी, बाकी वही था कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के, तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। जो हमें प्रश्नों में मान दिए गए थे उन मानों को रखा और हमने हल कर दिया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है, ठीक है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है, ठीक है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। देखो पहली स्थिति, बल और विस्थापन के बीच में देखो कितने का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, लंबवत है, तो किया गया कार्य कितना होगा शून्य। तो हम कहेंगे पहली स्थिति में किया गया कार्य कितना है शून्य। कारण क्या है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, ठीक। दूसरी स्थिति में देखो कार्य हो रहा है, क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, यानी बल और विस्थापन की दिशा एक समान है, तो कार्य कैसा होगा धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा देखो बल और विस्थापन की दिशा क्या विपरीत है, तो यहाँ पर किया गया कार्य कैसा होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है, बिल्कुल सरलता। फिर से देख लो, पहले में देखो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, तो किया गया कार्य कितना होगा शून्य। दूसरे में बल और विस्थापन की दिशा समान है, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। तीसरे में बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है, तो किया गया कार्य कैसा होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 19, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप इससे सहमत है, बताइए क्यों।
क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप उससे सहमत है? बताइए क्यों। तो देखो, जब भी किसी वस्तु पर कोई त्वरण लग रहा है तो वैसे बल का सूत्र क्या होता है? F = m गुणा a। ठीक है, तो देखो ये तो शून्य हो सकता है जब बल भी कार्य नहीं कर रहा होगा, F/m सूत्र होगा। तो अगर ये 0 है तब भी त्वरण तो शून्य हो सकता है, अगर द्रव्यमान 0 है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बोल रहा है वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो, यानी बल कार्य कर रहा है और क्या त्वरण शून्य हो सकता है? तो देखो, तो ऐसा इस सूत्र की सहायता से तो नहीं हो सकता। लेकिन देखो, जब हम एक वातावरण की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे अन्य बल भी कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ऐसे आदि बल। तो उन बलों के कारण त्वरण क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो बाह्य बल है जो किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सूत्र क्या होता है? बल बराबर m गुणा a, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो a बराबर क्या हो जाएगा? F/a। तो अगर F 0 नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वातावरण की बात करते हैं तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वस्तु पर कई सारे क्या करते हैं? बल कार्य करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, घर्षण बल हो गया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो इन बलों के कारण अगर वस्तु गति नहीं कर रही है या वस्तु में बल नहीं लग रहा, फिर भी ऐसी स्थिति में त्वरण शून्य हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देख लें कि किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो तो भी त्वरण शून्य हो सकता है, तभी त्वरण शून्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर एक बल ही कार्य कर रहा है, केवल बाह्य बल जो किसी मशीन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता कभी भी त्वरण। लेकिन अगर वस्तु देखो विराम अवस्था में है तो वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडल का घर्षण बल लगते रहते हैं, परंतु उनका त्वरण क्या होता है? शून्य हो सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि लगने वाले सभी बलों का कुल परिणाम कितना हो? शून्य हो, अगर तभी क्या हो सकता है? त्वरण शून्य हो सकता है। देखो A = F/m। यदि लगने वाले सभी बल F बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए तो क्या होगा? 0/m, और A का मान कितना आ जाएगा? 0। लेकिन कब? जब बाहर से लगने वाले सभी जितने बल है उन सभी बलों का कुल परिणामी बल है वो कितना हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 20। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है। कितनी है? 4, और प्रत्येक की क्षमता कितनी है? 500। 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलित कीजिए। देख लो, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा देखो कितनी यूनिट है? 4। तो 4, एक यूनिट कितना जला रही है? 500 वॉट, तो कितने हो जाएगा? 2000 वॉट, है ना। फिर टी, समय कितना दिया हुआ है? 10 घंटे, है ना। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? P = W/T। तो W कितना हो जाएगा? W = P गुणा T। P गुणा T, P कितना है? 2000। समय कितना है? 10 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा? 2000, ये कितना था? वॉट, और ये आवर। ठीक है, वॉट आवर। अब इसको किस में बदलेंगे? 1000 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 किलोवाट घंटा। कितना हो जाएगा? 2 किलोवाट घंटा, और ये हमें निकालना था ऊर्जा। तो W का मान कितना आ जाएगा? 2 किलोवाट घंटा। देखो फिर से हमने क्या किया, 4 बल्ब है समझ लीजिए, और प्रत्येक बल्ब कितना है? 500 वॉट का। तो चारों बल्बों का एक साथ में अगर हम उनका उपयोग निकालेंगे तो कितना होगा? 4 गुणा 500 वॉट। तो चारों बल्बों की कुल ऊर्जा नहीं, सॉरी, कुल शक्ति। ठीक है, क्या है? कुल शक्ति कितनी आ गई? 4 गुणा 500 वॉट, 2000 वॉट आ गई शक्ति। फिर समय कितना दिया हुआ है? 10 घंटे। टी का मान आ गया 10। फिर शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = W/T। नहीं, शक्ति बराबर कार्य या ऊर्जा बटे में समय। तो ये ऊर्जा है तो P गुणा T हो जाएगा। तो P गुणा T 2000 गुणा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 20,000, सॉरी। और 20,000 में जब हम किलोवाट यानी 1000 का भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये सॉरी 20 किलोवाट घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 किलोवाट घंटा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 देखें कि मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः पृथ्वी तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः पृथ्वी तक पहुंचने पर क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? ये गतिज ऊर्जा जाती कहाँ है? तो देखो, जब ऊपर से कोई पिंड नीचे की ओर गिरेगा तो क्या होगा? जैसे ही वो धरती से टकराएगा, देखो जब कोई मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड धरती पर पहुंचकर जैसे ही धरती से टकराता है तो जो ध्वनि है, ऊष्मा है और ताप उत्पन्न करता है। एक तो देखो ध्वनि उत्पन्न करेगा,
एक ऊष्मा उत्पन्न करेगा, टकराएगा तब ये क्या उत्पन्न करेगा, ताप उत्पन्न करेगा। और इस कारण से जो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि में बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ भाग ऊष्मा में और कुछ भाग किसमें, ताप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में वितरित हो जाती है। ठीक है, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो वो जब धरती से टकराएगा तो ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो ध्वनि के कारण ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, और ध्वनि के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, तो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि में नष्ट हो जाएगा, फिर ऊष्मा उत्पन्न होगी तो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में नष्ट हो जाएगा, और ताप उत्पन्न होगा तो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग किसमें हो जाएगा, ताप में नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए, ये आपके जितने भी अभ्यास प्रश्न थे अध्याय 11 के कार्य तथा ऊर्जा, ये सभी हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें हमने बिल्कुल अच्छे से एक टीचर जो बोर्ड पर पढ़ाता है ठीक उसी तरह समझाते हुए मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।